हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और एक बार फिर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है बच्चों, और बहुत जो है टाइम कम बचा है। जेईई मेंस की डेट आ चुकी है 24 जनवरी से जो आपका पेपर है। तो उसी में बूस्ट अप करने के लिए, नंबर अच्छा स्कोर करने के लिए मैं एक बहुत प्यारा सा चैप्टर एस ब्लॉक, ये चैप्टर सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आप पीरियड टेबल भी सीखोगे, आपका पीरियड टेबल भी रिवाइज होगा, आपका जो है केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज होगा। तो आपको इस चैप्टर में बने रहना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है एस ब्लॉक नहीं चलता है। क्योंकि एस ब्लॉक का पार्ट कहाँ पे आ गया, अगर इसके एलिमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है आप साथ में जो है पीरियड टेबल का पार्ट भी सीखोगे, आयनेशन एनर्जी सीखोगे, हाइड्रेशन एनर्जी सीखोगे, सॉल्युबिलिटी सीखोगे, है ना। वो सारी बात, लैटिस एंथैल्पी जो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हो, जो आप पीरियड टेबल में पढ़ते हो, वो सारी चीजें यहाँ साथ में सीखने वाले बच्चों। तो आज मैं एस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 1, बहुत कम लेक्चर में बहुत सटीक आपको ये आराम से जो है 4 से 8 मार्क्स दिला दे। क्योंकि सिर्फ एस ब्लॉक नहीं है बच्चा, ये सिर्फ एस ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पीरियड टेबल भी इंक्लूड रहेगा, वो पार्ट भी क्लियर होगा। इसके अंदर जो है केमिकल बॉन्डिंग भी इंक्लूड रहेगा, वो पार्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है एक कंप्लीट पैकेज है, जो कि 4 से 8 नंबर आपको दिला सकता है आराम से, जो है बहुत कम टाइम में कैसे हम जो है चीजों को बहुत इफिशिएंटली हो। एक होता है हार्ड वर्क करना, एक होता है हार्ड वर्क करना विद स्मार्टली। आप स्मार्टली हार्ड वर्क करो। और टाइम, ऐसा टाइम आ चुका है, आप अक्टूबर आने वाला है, ऐसा टाइम आ चुका है कि 4 महीने हमारे पास हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, 4 भी नहीं बोलूंगा, 3.5 महीने, बस 100 दिन आपके पास है, 100 डेज है। 100 डेज में कैसे मैं जो है नंबर को बूस्ट करें। अगर आपका नंबर 50 आ रहा है केमिस्ट्री में, उसको 80 कैसे किया जाए, उसको 90 कैसे किया जाए, अगर 60 आ रहा है उसको और कैसे बढ़ा जाए। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन बन सकता है बच्चों, मैं आपको इस तरह से दूंगा जरूर। आप बस हार नहीं मानना, कुछ भी हो जाए आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है बच्चों, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आराम से। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, कॉपी लेके बैठ जाओ, है ना। रोज मैं कोशिश करूंगा, रोज जो है बहुत जल्दी एस ब्लॉक खत्म हो जाएगा, फिर पी ब्लॉक, फिर ऐसे जो है आपका सॉल्ट एनालिसिस, ये सारे चैप्टर्स साथ में आयनिक में जो आपको फिजिकल के डाल ही रहा हूँ चैप्टर्स। और बाकी जो चीजें आपको पढ़नी है, आपको लगता है टफ है, आपको टफ लगता है, पूरी केमिस्ट्री बोल रहा बच्चा, चाहे इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक कुछ भी हो, आप मुझे मैसेज कर दो, आप मुझे मैसेज कर दो, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, सर मुझे ये चीजें पढ़नी है, ये टॉपिक्स मुझे छूटे हुए हैं, मैं आपको ऐड करा दूंगा। आप बस हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है, फाइट करते रहना है बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एल्कली मेटल्स, मतलब एस ब्लॉक के अंदर अगर देखा जाए तो मेनली 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। आप जानते हो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 क्या है, जो कि आप जानते हो, हलीना करे रब से फरियाद। हलीना मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, करे मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, और यहाँ से सीजियम और फ्रांसियम, फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद, मैं क्लास में बहुत प्यार से समझाता हूँ कैसे इसे याद करें, है ना। हलीना करे रब से फरियाद, ग्रुप नंबर 1। मैंने यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अलग चैप्टर बनाया गया। रीजन क्या था, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है ग्रुप नंबर 1 से भी मैच करती है, ग्रुप नंबर 17 से भी मैच करती है, इसलिए हाइड्रोजन को अलग से पढ़ाया जाता है। हाइड्रोजन का चैप्टर भी अलग कर दिया गया है, कुछ रीजंस हैं, उसको एल्कली मेटल्स नहीं बोलते, वो एक नॉन मेटल होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जो है एल्कली की तरह बिहेव करती है, कुछ प्रॉपर्टी जो है उसकी जो है ग्रुप नंबर 17, जो कि आपका फ्लोरीन वाला ग्रुप है, हेलोजन वाला ग्रुप है, उसकी तरह मैच करता है, इसलिए उसको अलग ही कर दिया गया, अलग पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स हो गया, ऐसे एल्कलाइन मेटल हो गया। पहले 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आज बात करने वाला हूं एल्कली मेटल्स की। तो ग्रुप नंबर 1 में एल्कली मेटल्स की अगर बात किया जाए, आप बताओ, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कहा ना, ये पीरियड टेबल भी रिवाइज कराएगा, केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज कराएगा। देखो कैसे आराम से इसमें होता है। इसको अगर मैं लिखूं तो यह होगा तुम्हारा हीलियम, हीलियम के साथ आ जाएगा तुम्हारा 2s1, ये हो जाएगा नियॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं क्या आ जाएगा 3s1। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s, आउटर मोस्ट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हो किस में आ रहा है, s में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, इसलिए जो है इसे क्या बोलते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। पहली बात तो ये बात हम लोग पीरियड टेबल में भी करते थे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते वक्त जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसे क्या करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, वही उसका ब्लॉक हो जाता है। अब उस ब्लॉक के बाद हमने एल्कली क्यों बोला है, इसका रीजन है। तो ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 2 हम आगे पढ़ेंगे जब मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा इसका। अभी पार्ट 1 चल रहा है जो कि हमारा एल्कली मेटल्स है। यहाँ पे देखो हीलियम 2s1 हो गया, नियॉन जो कि आपका 10 और 10 1 11 हो गया। यहीं पे क्या आ जाएगा आपका आर्गन, आर्गन 4s1 हो जाएगा।
फिर क्या आ जाएगा क्रिप्टॉन 5s1 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका जेनॉन, यहाँ पे आ जाएगा 6s1 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा रेडॉन और फिर यहाँ से आ जाएगा 7s1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज है, इसीलिए ग्रुप में रखे जाते हैं। ग्रुप ऑफ पीरियड का क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा ही किया गया था। ग्रुप का मतलब होता है सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर नील्स बोहर्स, रैंक जो है रैंक वर्नर हो गया, ये सब लोग मिलके, बोहर्स ने, वर्नर्स ने, मोजले ने, सबका काम जो मिलके जो पीरियड टेबल बनाया गया था, कितना खूबसूरत पीरियड टेबल था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को रखा गया, जिनसे चीजें क्या हो गई, आसान हो गई। ठीक है, पीरियड टेबल का मकसद भी यही था हमारा, चीजें आसान करना, कैसे हम वन बाय वन चीजों को पीरियडिक मैनर में पढ़ सकें। और यहाँ पर देखो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब सबका रिएक्शन करने का तरीका सेम होगा। रिएक्शन करने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, याद रखना इस बात को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिएक्शन करने का तरीका सेम होता है। रिएक्शन कंपाउंड बनाने का तरीका सिमिलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाता है। याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाता है। और आज के टॉपिक में हम एल्कली मेटल क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, जो कि पीरियड टेबल में पढ़ते हैं हम लोग, इन साथ में यहाँ भी देखेंगे, है ना। और साथ में हम फिजिकल प्रॉपर्टी कवर करेंगे। वीडियो में बने रहिए बच्चों, बहुत प्यार से, बहुत पेशेंटली आप बने रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा चीजों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसमें मैंने एक चीज लिखी हुई है, एल्कली क्यों बोलते हैं, आखिर क्यों बोला गया एल्कली इसको। ठीक है, एल्कली इसलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमने हाइड्रोजन हटा दिया है। ठीक है, पहले बता दिया क्यों ऐसा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब एल्कली मेटल्स हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्कली मतलब होता है बेस। ऐसे मेटल्स जो बेस बनाए हैं, बेसिक नेचर के हों, ऐसे मेटल्स जो बेसिक नेचर के हों। बेसिक का मतलब है कि अगर ये पानी से रिएक्शन करें तो क्या बनाए, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया, बेस बनाना, बेसिक नेचर का होना। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसलिए बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए क्या बोला गया, एल्कली। एल्कली का मतलब होता है बेस। ठीक है, अब बोला गया है कि ये सारे एलिमेंट, क्या बोला है, ये सारे एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में आते हैं। ये सारे क्यों ऐसा है, क्योंकि इनके s में एक इलेक्ट्रॉन है और आसानी से लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सकते हैं। इनर्ट गैस बगल में कौन है, हीलियम, बगल में कौन है, नियॉन, बगल में कौन है, आराम से ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आसानी से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, आसानी से लूज करके ये आसानी से जो है ना, जो है मेटल का प्लस चार्ज आराम से जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग पीरियड टेबल में करते हैं। मैंने बोला ना आपका रिवीजन होने वाला है पीरियड टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, तो आपने क्या सीखा आज कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बेस होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली बात पे ध्यान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, वो हम बातें करेंगे आगे चल के। फिर यहाँ पर बोला कि सभी क्या बनाते हैं, सभी बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। पहली बात तो यही आपका पहला केमिकल प्रॉपर्टी आ गया, सभी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्डर क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है, सीजियम। इसको माना गया है जितने भी नॉन एलिमेंट हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये है, क्योंकि साइज बढ़ता है, जितना साइज बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बात समझ में आई, साइज बढ़ा, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा, अगर ऊपर से नीचे आते हो तो सेल नंबर बढ़ता है, सेल नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, रीजन क्या है, इसके बारे में इतना पढ़ते क्यों नहीं। बेचारा जानते हो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। इन सब में से इस पूरे ग्रुप में जो फ्रांसियम है वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव होने के बाद इसका मतलब ये है कि इसका जो सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप है तो वो कितना है, 223। फ्रांसियम 223 जो इसका आइसोटोप है, सबसे ज्यादा टिकता है मार्केट में, सबसे ज्यादा रहता है मार्केट में। वो कितनी देर में रहता है, 19 मिनट। 19 मिनट में अपना अमाउंट का हाफ हो जाएगा। अगर आपने मान 10 मोल लिया तो 19 मिनट बाद 5 मोल हो जाएगा, अगले 19 में 2.5 मोल हो जाएगा, अगले 19 में 1.25 मोल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर 19 मिनट में, हर 19 मिनट में ये अपने अमाउंट का हाफ हो जाएगा। तो कैसे ठीक है बेचारा, बोलो कैसे बचेगा, जब बचेगा ही नहीं तो रिएक्शन क्या पड़ेगा इसका, इसीलिए हम इसको पढ़ते नहीं ज्यादा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वो अल्फा और बीटा डीके करके, है ना, वो क्या करते हैं,
अपने उनका क्या डीके हो रहा है, डीके मतलब होता है टूटना, वो टूट रहे हैं, टोटल सेल में टूट रहे हैं और खत्म होते जाते हैं, उनका अमाउंट कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अपना अमाउंट का क्या हो जाता है, हाफ होता है 19 मिनट में। ठीक है, रेडियोएक्टिविटी क्यों होती है, कैसे होती है, सब बातें हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप, फिजिक्स में न्यूक्लियाई, मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ोगे, वहां पे ऐसा क्यों होता है रेडियोएक्टिव, पूरा प्रॉपर बहुत डीप में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि अब इन सब में अगर बात किया जाए, तो मोस्ट एबंडेंट जो होता है, जो नेचर से ज्यादा मिलता है, वो है सोडियम और पोटेशियम। आप भी देखते होगे NaCl, समुद्र के अंदर NaCl है, आपकी बॉडी, आप नमक खा रहे हो, वहां पे आपके बॉडी में बहुत सारे पोटेशियम और सोडियम जो है हमारी बॉडी फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने फर्टिलाइजर होते हैं वो इसके बने होते हैं, पोटेशियम का यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में। ठीक है, तो ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं, जो आपके पोटेशियम और सोडियम होते हैं, ये मोस्ट एबंडेंट है। इन सब की बात किया जाए, और लिथियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये लेस एबंडेंट होते हैं, मतलब कम होते हैं। और सबसे लीस्ट कौन होगा इसमें, फ्रांसियम। क्यों, बेचारा बचा ही नहीं, है ना, शुरू हुआ बोला मैं बहुत, अचानक देखा 19 मिनट बाद गायब हो गया, आधा हो गया, फिर अचानक 19 मिनट और आधा हो गया। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कि कहते हैं ना, आप आइसक्रीम लेके खड़े हुए कि अब मैं आइसक्रीम बहुत आराम से खाऊंगा, कुछ देर बाद आइसक्रीम पिघल गई, आधी हो गई, हाँ, फिर कुछ देर बाद और आधी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे कुछ है जैसे आइसक्रीम पिघल रही है। ठीक है, 19 मिनट में अपने अमाउंट का हाफ, अगले 19 मिनट में और हाफ, अब खा नहीं पाओगे, बोलो जल्दी जल्दी खा लेना आइसक्रीम। वैसे ही देखो रेडियोएक्टिविटी कुछ और नहीं, आइसक्रीम ही तो है, कितना आसान, बोला है क्या, कुछ देर में रखा गया। तो रेडियोएक्टिविटी का मतलब ये टाइम के साथ उसका क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, टूट रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैंने बोला कि इसमें सारी बातें समझने के बाद सिंपल सी बात है, दे आर मोस्ट पॉजिटिव, दे रीजली लूज द इलेक्ट्रॉन टू गिव द M+, ये आसानी से M+ दे देते हैं, आसानी से जो है M+ दे देते हैं। मतलब ये जो है मेटल जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीडाइज जाते हैं और इस फॉर्म में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होने का इनका एक बात ये भी है कि ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। लिथियम आप कभी माइनिंग करने जाओगे, लिथियम नहीं पाओगे, लिथियम का ऑक्साइड पाओगे, लिथियम का सब कुछ और पाओगे, लिथियम कुछ और पाओगे, सोडियम का कुछ और पाओगे, कभी भी ये फ्री नहीं मिलते हैं। रीजन क्या है कि क्योंकि ये फ्री सिस्टम पर रहते ही नहीं पाते, ये ऐसे रह ही नहीं पाते, ये ऐसे रहेंगे, ऐसे जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए सब कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। इस रीजन ये भी है कि ये फ्री स्टेट में नहीं रहते, कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्शन करना चाहते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर है, कैसा मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है। मेटलर्जी देखो कितना बढ़िया पार्ट यहाँ पे आ गया, नेटिव बोलते हो आप, फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ये बहुत तेजी से रिएक्शन करना चाहते हैं, किसी के साथ मौका मिलते हैं रिएक्शन कर लेंगे। अगर आप इनको फ्री रखना चाहते हो तो आप इनको आइसोलेट करना पड़ता है पहले, इनको नेचर में ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, इनको आइसोलेट करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है उसमें से। ठीक, कहानी क्लियर है क्या। अब आता है डायगोनल रिलेशनशिप, इसको देखो, डायगोनल रिलेशनशिप ये क्या है भाई, ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि भाई लिथियम सोडियम एक ग्रुप में है, बेरिलियम मैग्नीशियम भी एक सेम ग्रुप के हैं, अपने ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए थी, अपने ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए थी। लेकिन आप जानते हो मैटर क्या है, मैटर ये है बच्चों कि ये धोखेबाज जो लिथियम है, धोखेबाज लिथियम है, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ ज्यादा मैच करती है पड़ोसी के साथ। समझना इस बात को, ये अपने ग्रुप वाले के साथ धोखा दे क्या करता है, दूसरों वालों के साथ मैच करता है। बेरिलियम अपने वाले को धोखा दे क्या करता है, एल्युमिनियम के साथ। बोरॉन अपने वाले करता है सिलिकॉन के साथ। कुछ इस टाइप से डायगोनल रिलेशनशिप में आप देखो कि अपने ग्रुप के साथ ज्यादा मैच ना करके दूसरे ग्रुप के साथ मैच कर रहा है, एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। और इस जो आपका एनोमलस बिहेवियर दिखा रहा है ये बंदा, रीजन क्या है, इसी को अपने ग्रुप के साथ नहीं दिखाता, अपने ग्रुप के साथ एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, इसकी तरह नहीं काम करता, इसकी तरह काम करता है, इसकी तरह प्रॉपर्टी शो करता है। ये बहुत हेल्प करेगा आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में, पहले बोल दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया, ये बहुत हेल्प करने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज में। रीजन क्या है जिससे आपने पढ़ा, इसको बोलते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट से ऐसा इसलिए कर रहे हैं, वाई, ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है बच्चों, ऐसा क्यों कर रहा है। रीजन ये है कि जो इसका आयनिक रेडियस है या इसका आयनिक चार्ज डेंसिटी है या इसका चार्ज डेंसिटी बोल दो, चार्ज बाय रेडियस रेशियो बोल दो, जो इसका रेडियस रेशियो है, मैं ऐसे बोल सकता हूं। रीजन क्या है
कि जो रेशियो है, रेडियस है, समझना है बात को, जो रेडियस है, जैसे मान लो Li प्लस का रेडियस है, Li प्लस का रेडियस नियरली सेम है Mg2 प्लस के। ऐसा इसलिए हुआ, अगर मैं आपको बताऊं तो Li प्लस का रेडियस होता है लगभग 0.76 एंगस्ट्रॉम और Mg2 प्लस का रेडियस होता है लगभग 0.72 एंगस्ट्रॉम, नियरली सेम है। अगर चार्ज जो है चार्ज बाई जो आप रेडियस की बात किया जाए, रेशियो की बात किया जाए, नियरली सेम आएगा, क्योंकि रेडियस नियरली सेम है तो प्रॉपर्टी भी नियरली सेम दिखाता है। साइज नियरली सेम है तो साइज के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टी निर्भर करते हैं, ठीक है। तो साइज अगर नियरली सेम है, या मैं बोल सकता हूँ चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई वॉल्यूम, या चार्ज बाई जो है बोल सकता हूं मैं आपको कि रेडियस का जो रेशियो है वो सेम है। अगर वो सेम है तो नियरली सेम होने की वजह से जो है ऐसा इसलिए क्या कर रहा है, ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं अपने पड़ोसी वाले थर्ड पीरियड एलिमेंट को क्या करते हैं, उनके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपने ग्रुप को धोखा देते हैं, दगेबाज हैं, धोखेबाज हैं। और आपने कई बार सुना होगा पूरे पीरियड टेबल में कई बार देखा होगा सेकंड पीरियड वाले थर्ड वाले से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, है ना, अपने ग्रुप वाले को धोखा देते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है पूरे पीरियड टेबल में, है ना, और दूसरे ग्रुप के साथ इस तरह मैचिंग करते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, बहुत जल्दी से। बच्चों एल्कली मेटल्स क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद जो है हमने पढ़ लिया कि आपका डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। अब जो बात करने वाले बच्चों वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी, आपके सामने यहाँ पे 6 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी हुई है। आपकी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, फ्लेम कलर, कैसा कलर दिखाई देगा, फ्लेम टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो सब बातें हम लोग, है ना, इसके बात करेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी अभी कौन कौन सी मेरे सामने, मैंने क्या कहा था, आप इस एस ब्लॉक को जब पढ़ोगे आपका पीरियड टेबल रिवाइज होगा। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस हमने पीरियड टेबल में पढ़ा था, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी हमने पीरियड टेबल में पढ़ा था, है ना, डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। बस अब इसी को अच्छे से देखना है, और मैं पहले से लगा दे रहा हूं, बाकी सब तो आसान है, डेंसिटी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, बस इतना समझ लो आप। मैं बोलता हूं कैसे, आप बताओ एटॉमिक रेडियस की अगर बात किया जाए, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, डाउन द ग्रुप जाने पर अगर आप ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे आते हो तो बताओ सेल नंबर क्या होता है, सेल नंबर आपका इंक्रीज होता है। सेल नंबर का मतलब हो गया m। अगर सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो, दूर जा रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। सेंटर से आखिरी इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है, अगर ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आपका रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सेल नंबर अगर इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर मैं साइज का बताऊं तो आप बताओ सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे ऊपर आएगा सीजियम, फिर कौन आएगा, रुबिडियम, फिर कौन आएगा, बताओ। ऊपर से नीचे जाना है, सीजियम सबसे ज्यादा साइज का होगा। हम फ्रांसियम नहीं लोगे, रेडियो एक्टिव होता है, पहले बता दिया हूं, ठीक है। सीजियम, रुबिडियम, फिर बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ, यहाँ पे लिथियम, और फिर सोडियम, फिर आपका आ जाएगा पोटेशियम। हलीना, जो भूल जाओ, हलीना करे रब से फरियाद, ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियस। चलो आयनिक की बात कर लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल भी दोगे तो सब में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब भी आपका सेल नंबर हाई कहाँ होगा, CS में ही होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूं CS प्लस है तब भी आपका बड़ा साइज होगा, Rb प्लस होगा, K प्लस होगा, Na प्लस होगा, और Li प्लस होगा। मैं पहले बोल दे रहा हूं, ये वो रेडियस है जब आप एक्वस मीडियम में नहीं हो। एक्वस मीडियम में आते ही, हाइड्रेशन होते ही, एक्वस मीडियम में जाते ही ये चीजें बदल जाएंगी, बच्चा बदल जाएंगी, सब बदल जाएगा। ये कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। ये जो रेडियस आपके सामने है ये नॉर्मल रेडियस है, मतलब एक्वस मीडियम नहीं है। एक्वस फॉर्म में जाते ही ये सब कुछ बदल जाएगा, इस बात को ध्यान देना। ऊपर से नीचे जाने पर, सभी सिंपली पीरियड टेबल की बात कर रहे हैं, पीरियड टेबल वाली बात कर रहे हैं। ऊपर से नीचे जाने पे सेल नंबर बढ़ेगा, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, चाहे एटॉमिक की बात कर लो चाहे आयनिक की बात कर लो, ठीक है।
ठीक है, बात समझ में आई क्या? सिंपल सी बात समझ में आया क्या? समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक बार थंब कर देना, कमेंट बॉक्स में कुछ मेंशन कर देना, अच्छा सा मोटिवेशन बढ़ाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका नंबर बढ़ता रहे बच्चों, और आपको पूरी बात यहाँ एस ब्लॉक से चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो चाहे पीरियड टेबल आपको समझ में आए। ठीक है, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना, यही क्या है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। अब सीधी सी बात है, सेल बड़ा होगा, जब रेडियस बड़ा होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? दूर चला गया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो निकालना आसान हो गया। सेल जब बढ़ता है, आपका जो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ा मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, ये सेंटर है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, और जितना ये दूर होगा उतना निकालना आसान है। समझते हैं? जितना तुम नजदीक रखोगे उतना निकालना मुश्किल है, जितना तुम दूर रखोगे उतना निकालना आसान है। तो आप बताओ, सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बड़ा साइज का सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर किसी भी मेटेलिक एटम में, आप उसमें कितनी एनर्जी दे दिया जाए, क्या होगा? वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करे? निकाल दे, है ना, निकाल दे और एक इलेक्ट्रॉन बन जाए। इसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फोर्स, जितना फोर्स होगा उतना ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब साइज जो है बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी कम, कम देना पड़ेगा फोर्स। सीधी सी बात है क्या? जो बंदा घर में सबसे अलग होता है उसको तोड़ना आसान है, सबसे दूर रहता है उसको तोड़ना आसान है, मतलब आसान तोड़ना है, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। जो नजदीक है, जिसकी बॉन्डिंग अच्छी, जिसका फोर्स अच्छा है, जो नजदीक है उसको तोड़ना मुश्किल है। तो कहने का मतलब है, इसमें अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात किया जाए, आप जानते हो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है, साइज अगर इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। बोलो, बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई तो आप बताओ, साइज इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का। छोटा साइज का है, बड़ा धमाका है, छोटा साइज का है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, निकालना मुश्किल है। सेंटर आपके न्यूक्लियस के पास में है, इलेक्ट्रॉन पास में है तो फोर्स हाई है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपका सोडियम, फिर आ जाएगा पोटेशियम, फिर आ जाएगा आपका रुबिडियम, और फिर आ जाएगा आपका सीजियम। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। इन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इन मेटल्स को यूज किया जाता है फोटोइलेक्ट्रिक सेल में। सीजियम को यूज करते हैं, पोटेशियम को यूज करते हैं, सीजियम पोटेशियम को यूज करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक सेल में। आप जानते हो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक सेल, सीजियम, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। आसान है तो हम जल्दी से सोलर पैनल बना लेंगे। बोला है क्या? तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी। साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। आपको दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा तो आसान है निकालना, आसान है निकालना, तो सीजियम का आई क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। बात करते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी मैंने लगाया 3 स्टार, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो चीजें बदलती रहती हैं, लॉजिक बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का यही तो मजा है, जहां ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। आप जानते हो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या मास बढ़ता है क्या? बिल्कुल बढ़ता है। ऊपर से आप लिथियम का मास आप जानते हो, लिथियम का मास अगर 7 है तो सोडियम का मास 23 होता है ना, पोटेशियम का मास 40 क्या होता है आसपास। तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर इस ग्रुप की बात किया जाए, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। सीजियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। बोलो, सीजियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। एक सिंपल सी बात में अगर मैं आपसे करूं तो यहां पे बताओ, मैंने आपसे बोला मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात ये बताओ, सिंपल सी बात ये बताओ तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? डेंसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? सीजियम की डेंसिटी बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए। बोलो, सीजियम की डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा बोलो सर, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है, सीजियम की डेंसिटी बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए। अगर सीजियम की डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि मास बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वॉल्यूम उतना तेज नहीं बढ़ा है यहाँ पर।
इस बात अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। अब सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। सीजियम के बाद क्या आया? रुबिडियम। रुबिडियम के बाद क्या आया? यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ जाके पूरी कहानी उल्टी हो जाती है। यहाँ आता है आपका सोडियम। सोडियम और पोटेशियम की बात किया जाए, सोडियम और पोटेशियम की यहाँ गड़बड़ होता है। अगर सोडियम और पोटेशियम की बात किया जाए तो यहाँ पे सोडियम की डेंसिटी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है, पोटेशियम की डेंसिटी कम हो जाती है, और लिथियम की डेंसिटी यहाँ गड़बड़ है। यहाँ अगर डेंसिटी की बात की जाए, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। और अगर इसे देखा जाए, अगर इसे समझा जाए तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है, यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि जो है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। रीजन सिर्फ यही होता है कि मास तो सोडियम से पोटेशियम में जाता है, मास तो बढ़ता है, मास बिल्कुल बढ़ता है, सोडियम से पोटेशियम जाने पे मास बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन गड़बड़ क्या होता है? रेडियस उतना ज्यादा, वॉल्यूम उतना ज्यादा, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। देखो सिंपल सी बात, देखो ये थोड़ा सा सीन ये है कि आप देखो सोडियम और पोटेशियम में हाई होना चाहिए था पोटेशियम में, मास ज्यादा है, लेकिन सीन ये है वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर आता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है। और इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बात पूछी जाती है। मास तो बढ़ा, पोटेशियम का मास तो बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने पहले बोल दिया है कि मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटती है। अब सीन ये डोमिनेंट कौन कर रहा है? डोमिनेंट अगर मास कर रहा है फिर तो सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन बीच में यहाँ पे कौन डोमिनेट कर जाता है? वॉल्यूम कर जाता है, वॉल्यूम कर जाता है। इस वजह से जो है आपका ये थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर आता है। तो पोटेशियम की डेंसिटी कम हो जाती है, सोडियम की डेंसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लिथियम की डेंसिटी सबसे कम होती है, इसकी डेंसिटी लगभग 0.5 होती है, सबसे कम होती है। और ये जो डेंसिटी आप देख रहे हो 0.5 सबसे कम देख रहे हो, ये किसकी बराबर? लगभग हाफ ऑफ वाटर होती है। लिथियम की डेंसिटी लगभग हाफ ऑफ वाटर, वाटर डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो इस बिहेवियर को आपको याद रखोगे, मैंने स्टार लगा दिया है, मेंशन कर दिया है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि मास की बजाय वॉल्यूम डोमिनेट कर गया, है ना, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम, एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है। सीधी सी बात है, जो डोमिनेट करेगा वो इफेक्ट करेगा। यहाँ सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ मास ज्यादा था, वॉल्यूम कम था, बहुत ज्यादा डोमिनेट वॉल्यूम नहीं किया, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या कर दिया? यहाँ पे डोमिनेंट कौन हो गया? यहाँ पे डोमिनेंट हो गया आपका वॉल्यूम, और इस वजह से पोटेशियम क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हैं क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड जाते वक्त, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए जो ये इक्विलिब्रियम आप देखते हो, इसी पे जो टेम्परेचर आपका डिफाइन होता है उसे क्या बोलते हो? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो। अब मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सॉलिड में आपके एलिमेंट कितने अच्छे से बंधे हुए हैं, पूरा खेल कितने अच्छे से बंधा हुआ है। सॉलिड बनाता है लैटिस। अगर मैं लैटिस की बात करूं, लैटिस का मतलब होता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जितने अच्छे से एलिमेंट पैक्ड होंगे, अच्छे से पैक्ड होंगे, उनको तोड़ना उतना मुश्किल। अच्छी पैकिंग, अच्छा लैटिस तोड़ना मुश्किल, अच्छी पैकिंग, अच्छा लैटिस तोड़ना मुश्किल। अब बताओ अच्छे से पैक्ड कौन होंगे? जो छोटे छोटे होंगे या जो बड़े बड़े होंगे? जो छोटे छोटे होंगे, जो छोटे छोटे होंगे वो अच्छे से पैक्ड होंगे। बात समझ में आई क्या? लेकिन जो बड़े बड़े होंगे वो अच्छे से पैक्ड नहीं होते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं वो अच्छे से पैक्ड होंगे। तो जाहिर सी बात है, सबसे छोटा कौन है? लिथियम। तो लिथियम छोटू सा है, अच्छे से पैक्ड होगा, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? हाई होगी। तो सीधी सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे पैकिंग के ऊपर डिपेंड कर गया, लैटिस के ऊपर डिपेंड कर गया। मैं सीधी सी बात कर दी, पैकिंग मतलब लैटिस, और पैकिंग उसकी अच्छी होती है जो छोटे छोटे होते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं अच्छे से पैक्ड होंगे, अच्छे से पैक्ड होंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल है, उनको तोड़ना मुश्किल है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर बन जाएगा वो Li, फिर आपका सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, फिर आपका रुबिडियम, फिर आपका सीजियम। ऐसे यहां जाओ, ठीक है, यहाँ आ जाओ तो यहाँ पे क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? लिक्विड से गैस जाते वक्त, यहाँ पर लिक्विड से गैस जाना है। लिक्विड से गैस जाने के लिए फिर से वही सेम कहानी है कि किसको अगर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ निकालना, ऑर्डर तो यही आएगा। रीजन क्या है? छोटे छोटे हैं तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगे? एक दूसरे के साथ ज्यादा होंगे,
एक बात समझना, बड़ा सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मेटालिक बॉन्डिंग की बात करता हूँ। मेटालिक बॉन्डिंग होती क्या है? अगर मैं आपसे बात करूँ मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है। आप देखो, ये देखो Li प्लस एक आयन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर Li प्लस है, फिर इलेक्ट्रॉन है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने ही आयन को खींचते हैं। तो आयन प्रेजेंस इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी मतलब समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, है ना, वो जो आयन्स होते हैं उसी से बंधे होते हैं। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बंदा इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, यही आपका मेटालिक बॉन्ड है लगभग। एक मैं बहुत जनरल भाषा में समझा रहा हूं। क्या Na प्लस में भी ऐसा ही होगा? क्या आपका जो है अगर मैं बात करूं K प्लस में भी ऐसा होगा? इलेक्ट्रॉन बीच में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ K प्लस, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ऐसे सब बंधे हुए आपस में। आप बताओ, एक छोटू सा इलेक्ट्रॉन दो बंदों को खींच रहा है, आपस में बांध रहा है। जो छोटे होंगे वो अच्छे से बंधेंगे, जो बड़े होंगे वो अच्छे से बंधेंगे। जो छोटे होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन बेचारा दोनों को बांध रहा है उधर से, तो जो छोटे छोटे होंगे वो जल्दी अच्छे से पैक, मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द फोर्स, और फोर्स कौन सा है, मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग किसकी हाई हो गई, Li की। तो जाहिर सी बात है Li छोटू सा है, मेटालिक क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट Li का, फिर Na का, फिर K का, फिर जो है आपका रुबिडियम का, फिर सीजियम का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक सिंपल सी बात मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किया जाए, छोटी सी बात है। आप जानते हो पाउलिंग स्केल आपके सामने लिखा हुआ है, आपने याद भी किया होगा पाउलिंग स्केल। मैं यहाँ बता दूं, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिटी घटती है, आप जानते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से करते हैं क्योंकि साइज बड़ी हो जाती है। जाहिर सी बात है, जो बंदा लूज करना चाहता है वो लेना चाहता नहीं होगा। जो बंदा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करना चाहता है वो लेना नहीं चाहता होगा। तो इलेक्ट्रोनिटी होती क्या है, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी अपनी तरफ खींचना। तो क्यों खींचेंगे, तो देना ही चाहते हैं, भाई ले जाओ, मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूं, मैं देना चाहता हूं, मैं क्यों लूंगा मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, भाई नहीं लेना चाहता, नहीं इच्छा है मेरी। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना नहीं चाहते, देना चाहते हैं, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोनिटी है 1 से कम आती है, 1 और 1 से कम। और ऊपर से नीचे अगर घटेगी, क्यों घटेगी, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन खुद ही नहीं लेना चाहते, अपना इलेक्ट्रॉन खुद ही भेज रहे हैं किसी और को कि ले जाओ यहाँ से, झंझट छूटे, यहाँ से टेंशन खत्म। बोलो, तो ये कुछ मैटर ये है कि इसका ईएन क्या हो रहा है, मैं आपको वैल्यू याद नहीं करनी, बस नॉर्मली आप जान लो ऊपर से क्या होता है, घटती है ईएन 1, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, है ना, ये पाउलिंग स्केल है। इस तरह से मैंने आपको 6 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी। तो 6 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद बचता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में बचता है इनका कुछ जो है कलर, आप जानते हो लगभग सब जो है सिल्वरी कलर होते हैं, क्योंकि मेटल्स हैं, चमकते हैं, शाइनिंग होती है ना, डक्टिलिटी, सब नॉर्मल 10th क्लास की बातें हैं। टक्टाइल नेचर का होता है, मेलेबल नेचर का होता है, ये वो सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से कर सकते, ये सब बातें हम बाद में, छोटी बातें हैं, 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। मेन क्या है, मेन ये है बच्चा, इसके बाद जो बचता है वो है हाइड्रेशन एनर्जी, वो है आपका बहुत खतरनाक, क्योंकि रीजन ये है, जो आपने आयनिक रेडियस यहाँ भी पढ़ा, वहां हो जाएगी उल्टी, और वहां हो जाएगी उल्टी, वहां हो जाएगी चीजें चेंज, वहां जब चीजें चेंज होंगी तो आयनिक मोबिलिटी नाम की चीज आएगी, वो बदल जाएगी। आयनिक मोबिलिटी वाला केस कहाँ काम है, क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा, जब कंडक्टिविटी पढ़ोगे। वो सारा खेल देख रहे हो आप, सारा खेल आपस में जुड़ा हुआ है। हम केमिस्ट्री को लेंदी करके पढ़ते हैं, बहुत लेंदी। अगर हम यही समझ जाएं कि आखिर ये मेरे किस काम आने वाला है क्लास 12th में, जब मैं आपको हाइड्रेशन पढ़ाऊंगा ये किस काम आने वाला है, तो आप इसको और इंटरेस्ट से पढ़ोगे। अरे तो वहां भी काम आएगा, मजेदार है, बोलो। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ काम आ रही है। तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत प्यारा पार्ट है। फ्लेम टेस्ट, ये अलग अलग फ्लेम देते हैं, इनको जलाओगे ना तुम एयर में, अलग अलग फ्लेम देते हैं, कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई एप्पल ग्रीन, कोई समझ रहे हो, अलग अलग येलो, कोई अलग अलग कलर देते हैं। तो टेस्टिंग, इसे बोलते हैं फ्लेम टेस्ट, ड्राई फ्लेम टेस्ट, इसको टेस्ट बोलते हैं। मतलब तुम जला जला कर चेक कर सकते हो कि कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल है, कौन सा मेटल है। बात समझ में आई क्या? तो इस सब को जानने के लिए वेट करिए, इसका दूसरा पार्ट, छोटा सा पार्ट आने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टी का, दूसरा सा पार्ट, उसका नाम क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, फ्लेम टेस्ट, इस तरह की बातें करेंगे, आयनिक मोबिलिटी, और वो पार्ट फिर आपका फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा, तो बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद। और नंबर लाना है बच्चों, नंबर लाना है।